आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में ना एपी भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। कई बार आपके सामने हम वर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे एपी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये चैप्टर नंबर आपका 5 है। चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने अपने पिछले 4 चैप्टर को पढ़ा है। मतलब कि चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसमें बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको इस चैप्टर में बार बार मिलेगा, और जब तक उसके मतलब को आप नहीं समझेंगे तब तक वो पॉइंट आपको हर बार परेशान करता रहेगा। तो सबसे पहले हमारा मकसद ये होगा कि इस चैप्टर में जो अलग अलग प्रकार के टर्म आपको मिलेंगे, जैसे एपी क्या होता है, पहला बात। दूसरा बात टर्म क्या होता है। तीसरा बात कॉमन डिफरेंस क्या होता है। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास हैं। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम बेसिकली आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, शॉर्ट में हम लोग इसको एपी कहते हैं। तो शुरुआत किया जाए इस चैप्टर का। सबसे पहले आपको यही जान लेना चाहिए कि आखिर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता है क्या। अच्छा, इस चैप्टर का ना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, हालांकि इसके बारे में जो हम लोग अभी बात करेंगे वो तो बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल क्या है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास ना यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये इस तरीके से आगे इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, बहुत दूर तक लिखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इस चैप्टर का प्रैक्टिकली इस्तेमाल क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो समझा रहा है। 1 से लेकर 16 तक है, और डॉट डॉट का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक हमारा नंबर लिखा हुआ है। यदि आपको कोई पूछे कि बताओ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर 16वें तक हमारा आ गया, बताओ कि हमारा 129 वाले स्थान पे, जैसे ये 16 हुआ, अगला 17, 18, 19, 20, आगे हमारा 129 के स्थान पे जो हमारा वैल्यू होगा, मतलब कि यहाँ पे आपका कितने टर्म होगा टोटल 16 टर्म। तो 129 वाले टर्म पे जो हमारा वैल्यू है वहां तक का इन सबका सम बताओ, सबको जोड़ के। तो एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वो क्या करेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। इस तरीके से वो हर एक को धीरे धीरे जोड़ते 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 16 नंबर पे आएगा, फिर 17 नंबर, 18, 19, 20, ऐसे करते 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 वो यहाँ तक पहुंचेगा, और फिर लास्ट में वो कुछ अपना वैल्यू बताएगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूला को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना 1 से लेकर 129 तक का जो पूरा टर्म है उन सभी को जोड़ के कितना वैल्यू मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल आप इसको 30 सेकंड के अंदर बता देंगे। तो यही इस चैप्टर का इस्तेमाल, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ये इस्तेमाल है। तो क्या समझा आपने। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग जब सवाल बना रहे होंगे ना, तो और इसको हम लोग गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका मतलब ये समझ गए कि मान लीजिए कि आपके पास 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको केवल यहाँ पे एक नंबर दे दिया कि बताओ आपने 15 16 नंबर तक आपने लिखा, 129 नंबर पे हमारा वहां तक इस पूरे नंबर का सम क्या होगा। तो वही बात है, साधारण सा बच्चा क्या करेगा, सभी को जोड़ेगा एक एक करके, और फिर वो पूरा सम हमारा बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बस 4 2 6 9 6 ऐसा कुछ आएगा, सपोज कीजिए बस। तो इतना कुछ आया हमारा एग्जाम्पल के तौर पे बस। तो इतना जोड़ने में आपको बहुत समय लगा ना, आपने एक एक करके सभी को जोड़ा, तब आप यहाँ इसके आंसर तक पहुंच पाए। लेकिन इस चैप्टर में ना आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूला पे आप यदि वैल्यू पुट करते जाएंगे, कुछ वैल्यू हमारे पास है उसको पुट करेंगे, तो आराम से आप मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर बता देंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हमारे कोचिंग से यहाँ से आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से आप सपोज करो कि पटना स्टेशन तक
जमीन पे ना 1 2 3 4 नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ 897 वाले स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाओ 897 वाले स्थान तक का पूरा 1 से लेकर यहां तक का आप क्या बताओ हमको सम बताओ। तो क्या बता पाएंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि छोटा सा नंबर है, 800 है ना, लगभग 900 के आसपास है। जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समय कितना लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यही इस्तेमाल है और यही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में चैप्टर का यूज है। समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली यही चीज पढ़ने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग नंबर के बारे में ही पूरा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस चैप्टर का प्रैक्टिकली इस्तेमाल क्या है। अब आप ज्यादा इसको कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे ना हम जानबूझ के बहुत ही छोटा छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे ताकि जो आपके बुक से बिल्कुल अलग होगा, ताकि आप इसको आराम से समझ में पाएंगे। आपके बुक का यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे ना तो फिर बुक में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, आपको समझ में भी उतना नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसमें जो डेफिनेशन हम लिखें वो बहुत ही सिंपल लिखे और छोटा सा लिखे। देखिए, अ सीरीज ऑफ, बताएंगे पूरा क्या लिख रहे हैं, पहले लिख लीजिए इसको। अ सीरीज ऑफ नंबर्स, अ सीरीज ऑफ नंबर अरेंज्ड in a fixed pattern, a series of नंबर से कर लीजिए आप इसमें, a series of numbers arranged in a fixed pattern are known as arithmetic progression, arithmetic प्रोग्रेशंस, या फिर आप इसको शॉर्ट में एपी भी कह सकते हैं। चलिए, अभी मेरे हिसाब से फिलहाल आपको जो हमने डेफिनेशन लिखा है ना वो फिल भी हो सकता है कि समझ में आ गया हो, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। अब इसका एग्जांपल आपको देंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देते हैं, सपोज जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया। अब इसको समझिए, एग्जांपल हम और भी आगे देंगे, लेकिन इसको पहले समझिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है। हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से लिखा है, समझिए। अ सीरीज ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न आर नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक हमारा सीरीज होगा किसका? नंबर का, जो किस में अरेंज होंगे? एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होंगे। उसी नंबर को, उसी नंबर के सीरीज को हम लोग कह देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से एक बार पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। A series of numbers arranged in a fixed pattern are known as arithmetic progressions. It means आपके पास एक नंबर का सीरीज होगा, मतलब कि उस नंबर में ना, मतलब कुछ नंबर होंगे आपके पास, सिंपली ऐसे समझिए, और वो सारा का सारा नंबर एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होगा। उसी नंबर के सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। एग्जांपल जरा देखिए, आपको और समझ में आ पाएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, क्या ये हमारा नंबर का सीरीज है? बिल्कुल है, क्योंकि इतने सारे नंबर है तो सीरीज में है, एक के बाद एक है। क्या ये सारा का सारा एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज है? सभी में गैप कितने कितने का? गैप 2 2 का गैप है, यानी कि ये हमारा एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज है, और इसी सीरीज के नंबर को हम लोग कह देंगे कि ये हमारा एक एपी है। बस हो गया, यही एपी है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या सीखा आपने? आपके पास एक नंबर का सीरीज होगा और वो नंबर किस में होंगे? एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होंगे, तभी जाके ये हमारा एपी कहलाएगा। फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होने का मतलब है कि सभी के बीच में गैप कितने का होना चाहिए? गैप कितना का भी हो सकता चलेगा, लेकिन हर बार गैप क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे देखो, हर किसी में आप देखो गैप सभी में कितने का है? 2 2 का गैप है। तो ये हमारा नंबर का सीरीज भी है
और सभी में हमारा बराबर गैप भी है, इट मीन्स ये हमारा एक एपी है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल आपको देते हैं, चलिए। ये 48 है, क्या ये भी हमारा एक एपी है? बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा एक नंबर का सीरीज है, पहली बात। दूसरी बात कि ये नंबर हमारा ना एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सभी में गैप जो है वो आपको 4 का गैप दिख रहा है, इट मीन्स ये भी हमारा एक एपी है, बिल्कुल एपी है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद चलिए और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा और आगे का ले लेते हैं। क्या ये भी हमारा एक एपी है? 6, 12, 18, 24, आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये हमारा 6 का टेबल है। क्या ये भी एक एपी है? बिल्कुल एपी है, क्यों? क्योंकि ये हमारा नंबर का सीरीज है, पहली बात। दूसरी बात, सभी हमारे फिक्स पैटर्न में अरेंज है, मतलब कि सभी में गैप हमारा 6 का गैप है, तो ये भी हमारा एक एपी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे क्या ये भी हमारा एक एपी है? सभी में गैप कितने का? 1 का गैप, और ये हमारा नंबर का सीरीज है और सभी में हमारा गैप भी 1 का, इट मीन्स ये भी हमारा एक एपी है। तो ये चारों का चारों एग्जाम्पल हमारा एपी का ही है, क्योंकि चारों का चारों नंबर हमारा एक सीरीज में है, और दूसरी बात सभी में जो पैटर्न है वो फिक्स है, मतलब कि गैप जो है वो सभी में बराबर का है। लेकिन क्या आपके माइंड में एक सवाल नहीं आया जो हम पूछना चाह रहे हैं? हालांकि आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बताइए। क्या आपके माइंड में सवाल नहीं आया कि सर आपने पहले और दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में आपने डॉट दिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा एपी 2 प्रकार का होता है, समझिएगा ध्यान से। पहले और दूसरे एग्जाम्पल में हमने डॉट डॉट नहीं दिया, लेकिन तीसरे और चौथे वाले एग्जाम्पल में हमने डॉट डॉट दिया। इसका मतलब है कि एपी हमारे पास 2 प्रकार का होता है। पहला एपी हमारा होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। तो जो हमारा एपी रुक गया है, मतलब कि जो आगे अब नहीं जा सकता है, जो वहीं पे फुल स्टॉप उसमें लग गया है, तो ये हमारा फाइनाइट एपी होगा, फाइनाइट एपी। लेकिन ये दोनों कैसे होंगे? डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट तक जा सकता है, जहां तक आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये फाइनाइट, तो ये कैसा? इनफाइनाइट, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी। बस हो गया। तो एपी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। फाइनाइट एपी का मतलब हो गया कि जो कुछ दूर तक जाएगा लेकिन वो फिर रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट एपी का मतलब हो गया जो कि कुछ दूर जाएगा और आगे भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आगे हम लोग लिखेंगे कहाँ तक, उसको हम लोग दर्शा देते हैं डॉट डॉट देकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, क्या ये हमारा एक एपी होगा? जरा बताइएगा। क्या ये हमारा एक एपी होगा? बिल्कुल भी एपी नहीं होगा, क्योंकि पहली बात ये नंबर का सीरीज तो है, लेकिन इनका ये फिक्स पैटर्न में है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? 4 से डायरेक्ट 2 आ गया, फिर 2 से अचानक बढ़ गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, लेकिन फिर यहाँ बढ़ा, फिर लेकिन यहाँ पे घट गया। आप कभी भी यहाँ पे देखेंगे सभी में गैप बराबर नजर नहीं आएगा, किसी में 2 का होगा, किसी में 3 का होगा, और किसी में तो माइनस का भी आ सकता है ना। तो क्या ये हमारा एपी है? बिल्कुल भी ये हमारा एक एपी नहीं है। तो एपी मेरे हिसाब से आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपी के बाद सेकेंड नंबर पे आप आइए,
सेकेंड में हमारा टर्म्स, TERMS, टर्म्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं, एक लाइन बहुत ही सिंपल सा। Each number in an AP is called its term. Each number in an AP is called terms. चलिए एग्जाम्पल देंगे आपको इसका, आप आराम से समझ पाएंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, ईच नंबर इन एन AP इज कॉल्ड इट्स टर्म, यानी कि ये हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल किसका था, AP का। इसमें ना बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे हैं। तो इसमें जो हर एक नंबर है ना, उस हर एक नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। जैसे जरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ टर्म इस वाले AP में कितने हुए, 12 हो गए। इसमें भी हमारा कुछ होगा, इसमें भी कुछ, इसमें भी कुछ और इसमें भी कुछ हो गया हमारे। हालांकि ये दोनों इनफाइनाइट वाला है तो बहुत दूर तक है, हम पता नहीं कर सकते, लेकिन कह सकते हैं ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो टर्म्स का मतलब होता है कि एक AP में टोटल आपके पास नंबर कितने हैं। तो ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यही हमारा कहलाता है टर्म। लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में AP में हम लोग पहले वाले टर्म को ऐसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो आप 2 देख रहे हैं, चलो एग्जांपल हम इसी वाले AP का ले लेते हैं। ये जो आपका 2 है, इसको हम लोग लिखेंगे A1 के नाम से, या फिर आप इसको सिंपली A भी कह सकते हैं। मतलब कि AP का जो पहला वाला टर्म होगा उसको आप क्या नाम देंगे, A1, या फिर सिंपली A, दोनों में से कुछ भी आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा 4 क्या होगा, A2 होगा। 4 के बाद 6 हमारा क्या होगा, A3 होगा। 6 के बाद 8 है, 8 हमारा A4 हो जाएगा। उसके बाद 8 के बाद 10 है, ये हमारा A5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि AP में पहला वाला को हम लोग A1, दूसरे वालों को A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यही हमारा टर्म होता है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें। बस यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि पहले वाले टर्म को हम लोग A1 या फिर A के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से आप यदि हाँ, यदि आप यहाँ पे और लिखना चाहते हैं तो आप और लिख सकते हैं। 12 है, 14 है, 16 है, फिर 18 है, 20, 22 भी है और 24 लास्ट। तो ये आपका A5 हुआ, तो ये A6, A7, A8, A9, A10, A11 और ये A12। तो यही हमारा टर्म होता है और इसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। कोई दिक्कत इसमें है, बड़ा सिंपल है। तो टर्म का मतलब आपको सिंपल समझना है कि एक AP में जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो सभी का सभी आपका टर्म कहलाएगा। बस बोलना कैसे है, पहले वालों को A1, इसको A2, A3, A4, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर के बाद तीसरा हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल d से, याद रखिएगा। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल d से। कॉमन डिफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि दो नंबर के बीच में गैप कितने का है, बस यही इसका मतलब। तो यहां पे इसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ एन AP। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ एन AP is called its common difference। बस हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। यहाँ तक तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस को समझिए थोड़ा, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या लिखा हमने, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ एन AP इज कॉल्ड इट्स कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल देंगे ना, आप आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं
तो कैसे निकालते हैं डिफरेंस? आप बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते होंगे। चलिए एग्जांपल हम दोबारा यहाँ पे यही वाला लेते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि बताओ 2 और 4 में कॉमन डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस कितने का है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। आपने कैसे निकाला? आपने यहाँ पे किया 4 - 2 और आपने बता दिया 2। मतलब डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो बड़े वाले में छोटे वाले को हम लोग माइनस करते हैं। तो हमने डिफरेंस पूछा 2 और 4 में, तो आपने 4 में 2 को माइनस किया होगा अपने माइंड में और आपने तुरंत बता दिया कि सर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। बस ये आपका हो गया, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। देखिए ये आपका 4 कौन सा टर्म था जरा देखिए तो उसमें A2, यानी कि ये हमारा A2 माइनस 2 क्या था? A1। कितना आया? 2 आया। और यही 2 आपका क्या है? D है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। बस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा? आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को हम लोग माइनस करेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इसमें और भी हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कॉमन डिफरेंस बताओ 8 और 10 में, तो क्या बताओगे आप? 2 इसमें भी आएगा। तो पहले आप यहाँ पे ये आपका, चलो ये आपका पहला हो गया। 10 - 8 आपने क्या, कितना आया? 2 आया। और ये 10 आपका कौन सा टर्म था? 10 था आपका 5वां वाला। तो A5 - 8वां कौन था? A4। क्या निकला? D निकला, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकला। मतलब ये हो गया कि पहले वाले में से, देखिए यहाँ पे ध्यान से, शायद आप कंफ्यूज हो गए। 4 और 2 में हमने आपको कॉमन डिफरेंस पूछा तो आपने बताया 2। मतलब कि ये हमारा 4A2 था, ये हमारा A1 है, यानी कि ये दूसरा टर्म और ये हमारा पहला टर्म। जब माइनस करके जो हमारा वैल्यू निकालता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो 2 निकला वही हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। यहाँ जो 2 निकला वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि कॉमन डिफरेंस हमारा जब भी निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा? आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे भी समझिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 18 और 20 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? इसमें भी 2 का है, तो इसमें भी आप वही चीज लिखेंगे 18 और, अच्छा 20 और 18 ना, तो 20 को आप पहले लिखेंगे -18, यहाँ भी 2 आएगा। 18, चलो 20 आपका कौन सा टर्म था? 20 था आपका A10, तो ये हमारा A10 हो गया, माइनस ये हमारा A9 था, आपका D निकल गया, यानी कि ये आपका 2 कॉमन डिफरेंस है। बस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस में आपने खास बात क्या समझा? अच्छा, कॉमन डिफरेंस में कुछ आपको खास बात दिख रहा है? खास बात ये है कि सभी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 2 है। इसका मतलब है, अच्छा 2 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारा नंबर एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज है, और यदि फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज है तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? अलग या सेम? सेम आएगा। तो अच्छा यहाँ पे ना ये पहचानने का तरीका भी होता है। मान लीजिए कि यदि आपका कॉमन डिफरेंस हर बार अलग अलग आ रहा है तो क्या वो हमारा एक AP होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यदि कॉमन डिफरेंस हर बार आपका सेम आ रहा है तो वो हमारा एक AP होगा। तो इसी तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो ये D आपका, ये 2 आपका कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। अब मेरे हिसाब से आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे हमको बताना है अभी कुछ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिए हैं DIFF। तो कॉमन डिफरेंस में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। कॉमन डिफरेंस जो है ना, यानी कि यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस हर बार कितना आया? 2 2 आया। तो ये तो हमारा पॉजिटिव में है। कभी कभी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी आ सकता है, और कभी कभी कॉमन डिफरेंस आपका 0 भी आ सकता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो आपने कॉमन डिफरेंस भी समझ लिया। चौथा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, मतलब कि AP का ना एक जनरल फॉर्म होता है। वो जनरल फॉर्म हमारा क्या है उसको देख लीजिए थोड़ा। A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D,
a+5d, इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो है ना हमारा एक एपी का जनरल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा समझाइए। समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके लिए ना, इसको समझाने के लिए चलिए हम आपको एक क्वेश्चन ही दे देते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम इसमें, फॉर्म एन एपी व्हेन a equals to 10 and d equals to also 10। चलिए देखिए जरा ध्यान से। जनरल फॉर्म ऑफ एपी का मतलब है कि आपको यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दे तो आप एक एपी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार का, वही हमको यहाँ पे बनाना है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल भी है। देखिए ये जो आपको ऊपर में फॉर्मूला दिख रहा है ना, यही एक एपी को आपको बना के देगा। तो सिंपली पहले क्या हमारा ए, और ए कितना दिया हुआ है इसमें, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो कितना है 10, तो इसके जगह पे सिंपली 10 लिख देंगे, कॉमा ए प्लस डी, यानी कि 10 प्लस, और कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे कितना दिया आपको, वो भी 10 ही दिया है, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, फिर कॉमा। उसके बाद है ए प्लस 2d, ए का मतलब 10 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना, वो भी 10 ही है, फिर आप कॉमा दो। उसके बाद ये वाला हमारा a प्लस 3d, ए कितना 10 प्लस 3 इंटू डी, फिर से 10 है, फिर कॉमा दो। फिर a प्लस 4d, 10 प्लस 4 इंटू 10, इस तरीके से आप इसको और आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप सॉल्व करो। 10 का तो 10 हो जाएगा, कॉमा 10 प्लस 10 20। अब यहाँ पे देख लो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 10 30, इसको आप सॉल्व करेंगे 40 आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे 50 आएगा, और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक एपी मिल जाएगा। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला पे आपने जो वैल्यू पुट किया आपके पास ये आ गया, तो क्या ये हमारा एक एपी है, बताइए जरा देख के। अच्छा एपी है कि नहीं है कैसे पहचानेंगे, उसके फिक्स पैटर्न को देखकर। यदि वो फिक्स पैटर्न में है तो वो हमारा एक एपी है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। तो कई बार आपको क्या करेगा ना, ए का वैल्यू दे देगा, कॉमन डिफरेंस भी आपको दे देगा, तो आपको बोलेगा कि आप एक एपी निकाल के दिखाओ हमको, तो आपको इस वाले फॉर्मूले पे पुट करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कुछ हार्ड है नहीं, बस क्या है, पहले वाले में ए, दूसरे वाले में ए प्लस डी, तीसरे वाले में ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ऐसे आगे आप बढ़ते चले जाइए। 5-6 निकाल के दिखा दीजिए, आपका एक एपी तैयार है, तो ये भी आपका एक एपी हो गया। बस इतना ही सिंपल था ये, आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे ना आपको एक चीज गौर करना है, क्या गौर करना है, फर्स्ट टर्म तो सिंपली ए होता है, ठीक है, दूसरा वाला टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा वाला ए प्लस 2d हुआ, जबकि कौन सा टर्म है हमारा, तीसरा वाला है, क्योंकि इसको आप पुट करेंगे तभी आपको 30 मिलेगा, यानी कि तीसरा टर्म ये हो गया हमारा। तो तीसरा टर्म है लेकिन फॉर्मूला में ए प्लस 2d है, मतलब कि जब भी आपसे कोई टर्म पूछे तो उसका आप क्या कर दो, एक कम कर दो। जैसे यदि हम आपसे पूछे कि बताओ 20 टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, तो a प्लस 19d होगा, क्योंकि यदि मेरा थर्ड टर्म का यहाँ पे a प्लस 2d है, मतलब कि 3 है तो 3d होना चाहिए था, a प्लस 3d, यानी कि 30 के लिए a प्लस 3d होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना a प्लस 2d है। इसका मतलब है कि जब भी आपसे किसी टर्म का फॉर्मूला पूछे आप उसमें सिंपली एक माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछी, चलो यदि हमें आपसे पूछते हैं कि आप 29 टर्म का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओगे 29 का, a प्लस 28d, यानी कि जिस भी टर्म का पूछे आपको बस उसमें एक कम कर देना है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म हो गया एपी का, इसमें कोई दिक्कत, तो ये भी बड़ा आपका सिंपल हो गया। तो यहाँ पे आपने 4 इंपॉर्टेंट टर्म को समझा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक नंबर का सीरीज होना चाहिए जो कि फिक्स पैटर्न में अरेंज होना चाहिए। फिक्स पैटर्न का मतलब है डिफरेंस सभी में, यानी कि गैप सभी में बराबर होना चाहिए, तब जाके वो हमारा एक एपी होगा। और एपी हमारा 2 प्रकार का, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो रुका हुआ है, इनफाइनाइट का मतलब जो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे एक टर्म हमारा आ गया। टर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि एपी में जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सबका सब हमारा टर्म है। लिखने का तरीका a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे। उसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि एक एपी में 2 नंबर के बीच में
डिफरेंस कितने का, यानी कि गैप कितने का है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि मान लो कि हमको 24 और 12 के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो 24 में 12 को माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो हमेशा 2 नंबर बगल वाले का निकलेगा। 18 में 16 माइनस करेंगे, उसी प्रकार से आप इन दोनों में निकालना चाहेंगे तो 24 में से 22 माइनस करेंगे। ये एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लेंगे तब तो कभी आपको कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा ही नहीं। इसीलिए कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो 2 बगल वाले नंबर को ही हम लोग लेंगे। और यदि ये एक एपी है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। यदि जैसे हमारा यहाँ पे हमारा बार कॉमन डिफरेंस 2 2 2 आया, क्यों आया, क्योंकि ये इसका हमने एग्जांपल लिया था और ये हमारा एक एपी था। उसके बाद हमने बताया आपको एपी का एक जनरल फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि यदि आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो क्या आप एक एपी तैयार कर सकते हैं। तो हाँ, एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला, इसके तहत हम एक एपी तैयार कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, अगले वाले क्लास से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। इधर का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। उधर का दिख रहा है, एक बार लास्ट वाला देखिए। ठीक, इधर का मिटा देते हैं। एक सवाल आपको और देते हैं, आप एक एपी बना के हमको दिखाइएगा। क्वेश्चन लिखिए इसमें, फॉर्म एन एपी व्हेन a equals to 4 एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास यहां पे है। चलो कॉमन डिफरेंस आप कितना लेना चाहोगे, कॉमन डिफरेंस यहां पे चलो हम दे देते हैं 7 ले लो, चलो ठीक है। यानी कि आप एक एपी बना के हमको दिखाइए जिसमें आपके पास पहला टर्म 4 है और आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। फॉर्मूला आपके पास वही है, बस उसी को आप पुट करो। तो फॉर्मूला को यदि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला वही होता है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए का मतलब 4 कॉमा ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस 7 कॉमा ए प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 इंटू 7 कॉमा ए प्लस 2d हो गया ए प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू डी यानी कि 7। उसी प्रकार से 3d हो गया, उसके बाद 4 प्लस 2 इंटू ए प्लस 3d ए प्लस 4d, तो 4 इंटू 7। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते चलिएगा। हमने किया कुछ नहीं है, बस इस वाले वैल्यू पे, इस वाले फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो। 4 का 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 14 14 और 4 14 और 4, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं है ना। वैल्यू हमारा ए है 4 और वो हमारा 7, 14 और 4 18, ठीक है। देखते हैं उसका, इसमें देख लो 21 और 4 25, 28 29 30 2 32। क्या ये हमारा एक एपी है, पता कीजिए तो जरा। आपने वैल्यू तो निकाल लिया, क्या ये एक एपी है, कैसे पता करेंगे एपी है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाल के, सिंपल। तो कॉमन डिफरेंस आप 11 में 4 को माइनस करोगे 7 आएगा, 18 में 11 करोगे 7 आएगा, 25 में आप माइनस करोगे 18, इसमें भी आपका कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, 32 में आप 25 माइनस करेंगे, इसमें भी आपका 25 5 30 2 32 7 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा एक एपी तैयार है। हो गया, बस ऐसे ही सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जब भी आपको एक एपी बनाने वाला सवाल आएगा ना, उसमें आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल भी है। चलिए अब आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में इसको मेंशन कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1। आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि 5.1 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।
पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और चैप्टर तो शुरू हो चुका था हमारा। कुछ इंट्रोडक्शन भी हम लोग ले चुके थे, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, टर्म्स किसको कहेंगे, कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे, एपी का जनरल फॉर्म क्या है, ये सब कुछ हम लोग जान चुके थे। और जैसा कि हमने कहा था आने वाले क्लास में, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1। अब डायरेक्टली यदि आप एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे 90% सवाल आराम से बन जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे हर एक सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के लिए ना कुछ होमवर्क भी आपको देंगे, थोड़ा सा उसको आप सुन लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको कि आप खुद भी बना सकते हैं। तो जो सवाल आसान होगा वो आपको हम बनाने के लिए दे देंगे, और जो थोड़ा सा टफ होगा, देखने में जो टफ लग रहा है, वो हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देंगे। तो इस एक्सरसाइज में खास करके कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, और कुछ सवाल जो टफ है जिसमें आपको डाउट हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, और चारों का चारों वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, तो ये चारों हम बता देंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादातर आप लोग फंस जाते हैं, तो ये चारों हम बता देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में लगभग एक प्रकार का है सभी, उसमें कुछ टफ वाला होगा तो वो हम बता देंगे। थर्ड में भी हमारा 4 क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ हार्ड होगा तो वो हम बता देंगे। फोर्थ में भी हमारे पास लगभग टोटल कितने सवाल हैं, 15 सवाल है, इसमें से भी जो टफ होगा वो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सवाल है जो कि आसान है, वो आप खुद बना लीजिएगा, और जो टफ होगा वो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। चलिए, तो एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला का पहला हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया वो पढ़ लेते हैं। हाँ, सब कोई अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल के रखेगा, एक्सरसाइज 5.1। देखिए लिखा हुआ है पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के सिचुएशन दिए गए हैं, और आपको बताना ये है कि क्या इस सिचुएशन से एक एपी फॉर्म किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि एपी हमारा तैयार हो सकता है कि नहीं, यही हमको इसमें पता करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ से पटना जंक्शन जाना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ से पटना, यानी कि अपने कोचिंग से पटना जंक्शन हमको जाना है, स्टेशन पे जाना है, और ऑटो वाला कहता है ना कि भैया देखिए, आपको यदि यहाँ से पटना जंक्शन जाना है ना, तो हम आपसे फिक्स्ड प्राइस लेंगे, यानी कि फिक्स पैसा लेंगे, वो 15 रुपया लेंगे। लेकिन यदि आप कहेंगे कि थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे चलो, तो 15 रुपया हम आपसे लेंगे ही, प्लस 1 किलोमीटर आगे जाने का 8 रुपया और लेंगे। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मतलब ये कहा कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से पटना जंक्शन स्टेशन जाना है, तो ऑटो वाले ने हमसे कहा कि देखो, आपको पटना जंक्शन जाना है, हम आपसे 15 रुपया फिक्स लेंगे। लेकिन आपका मूड बदल गया, आपने कहा कि 1 किलोमीटर और आगे चलो, तो हम आपसे 15 रुपया तो वो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ 1 किलोमीटर का हम आपसे 8 रुपया और एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसी का हमको एपी बनाना है। चलिए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी कि टैक्सी का फेयर कितना है, पहले ये बताइए। टैक्सीज फेयर इक्वल्स टू ₹15, यानी कि हमको यदि जाना है तो वो हमसे 15 रुपया लेगा, कन्फर्म है। लेकिन मान लीजिए कि मेरा मूड बदल गया, हम कुछ दूर तक चले गए, वो हमसे 15 रुपया लेगा, और मेरा मूड बदल गया, हमको लगा कि चलो 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाते हैं, तो अब हमसे वो 4 फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू ₹15 प्लस 8, यानी कि हम यहाँ से पटना जंक्शन गए, वो हमसे लेगा कितना, 15 रुपया। और मान लीजिए यानी कि 15 रुपया तो उसका फिक्स है, ऑटो वाले का, तो ये हमारा फिक्स है। आगे हम स्टेशन तक गए, मेरा मूड बदल गया, हमको लगा कि चलो 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाते हैं ऑटो पे बैठ के, तो वो हमसे 15 रुपया लेगा प्लस 8 रुपया और लेगा। ये यानी कि हमारा किराया कितने का निकला, कुछ दूर जाके 1 किलोमीटर और आगे बढ़ने का ये हमारा किराया निकल गया, यानी कि 1 किलोमीटर आगे का। अब मान लीजिए कि हमको 2 किलोमीटर आगे जाने का मन कर गया, 4 सेकेंड किलोमीटर, तो अब हमसे वो 15 रुपया तो लेगा ही, ये वाला भी 8 रुपया लेगा प्लस 8 रुपया और लेगा। यहाँ पे हमने 2 बार 8 क्यों लिखा, क्योंकि आप कितने किलोमीटर आगे जा रहे हैं, 2 किलोमीटर। उसी प्रकार से आपका मूड बदल गया, अब आपको 3 किलोमीटर और आगे जाना है, तो वो आपसे 15 रुपया लेगा ही लेगा, प्लस 8 रुपया वो 3 बार लेगा आपसे।
कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पे आप जरा देखो तो इसको सॉल्व करो। ये तो हमारा 15 का 15 रह गया, ये 15 और 8, 15 5 20 3 23, ये कितना हो गया 8 8 16 और 15 31 हो गया। 31 में आप 8 और ऐड कर दो, कितना 39। अब जरा देखो तो क्या ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल एपी एक फॉर्म हो रहा है, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है 8 8 का डिफरेंस है। इट मींस ये वाला सिचुएशन एक एपी को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि हैंस एपी विल बी, हैंस एपी विल बी 15 23 31 39, आगे बढ़ता चला जाएगा। बस हो गया, यही इसमें आपको करना था। तो वही से पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पे हमारा एक एपी हमारा ये तैयार हो गया। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो एक मिनट, थोड़ा सा और यदि इंफॉर्मेटिव आप बनाना चाहते हैं तो और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हालांकि ये भी लिख दीजिएगा तो काम चलेगा। ज़्यादा यदि आपको इन्फॉर्मेटिव बनाना तो आप इसमें ये लिख लीजिएगा कि गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, यानी कि जो गिवन सिचुएशन था वो एक एपी बना रहा है। एपी बिल्कुल बना रहा है क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी बिकॉज there is, given situation forms an AP because there is fixed, because there is same common difference। आप इतना लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, यानी कि जो सिचुएशन है वो एक एपी बना रहा है। क्यों? बिकॉज देयर इज सेम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर जगह पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि सो एपी विल बी, एपी हमारा क्या बनेगा 15 23 31 39, इस तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। बस हो गया, पहला वाला हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरे वाले में आ जाइए। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, मतलब कितना आप बना दिए ना, और इसके बाद ये लाइन लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन दिस सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। आप एज्यूम करो कि आपके सामने एक सिलेंडर है, ठीक है, और आप जब भी वैक्यूम पंप लगा के उस सिलेंडर से गैस बाहर निकाल रहे हैं तो हर बार उस सिलेंडर का आप 1/4 एयर बाहर निकाल दे रहे हैं। मतलब कि आपके सामने एक गैस सिलेंडर है, आप सपोज कर लीजिए कि आपके सामने गैस सिलेंडर है, और उस गैस सिलेंडर में जब भी आप वैक्यूम पंप लगा के एयर को बाहर खींच रहे हैं तो हर बार आप 1/4 एयर उससे बाहर निकाल दे रहे हैं। इसका आप एपी बना के दिखाओ। चलिए मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक गैस सिलेंडर है, और गैस सिलेंडर में ना आपके पास सपोज आप कर लीजिए कि आपके पास 64 यूनिट गैस उसमें है। अब सवाल है कि सर 64 यूनिट क्यों, बताते हैं, एक मिनट रुक जाइए बस। तो यहां पे आप एक चीज पहले लिख लो कि लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन cylinder, let the total amount of air present in cylinder be 64 units। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि आपके सामने एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में टोटल कितना गैस का यूनिट भरा हुआ है 64 यूनिट भरा हुआ है। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि सर जब हम लोगों को एक एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं रहता है तो हम लोग x मानते हैं, y मानते हैं, p q कुछ भी मानते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे x y p q ना मान के आपने 64 क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि हर बार आप वैक्यूम पंप उसमें लगा रहे हैं सिलेंडर में, तो आप कितना गैस बाहर निकाल रहे हैं हर बार 1/4।
तो यहाँ पे जब आप 64 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/4 तो ये आराम से कट जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 64 यूनिट माना। आप चाहें तो 16 यूनिट भी मान सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा 1/4 कट जाएगा। आप चाहें तो 32 यूनिट भी मान सकते हैं, ये भी हमारा 4 से कट जाएगा। चूंकि हमने 64 यहाँ पे इसलिए माना ना क्योंकि हमारा थोड़ा सा एपी 3-4 स्टेप आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बताइए कि सबसे पहली बार उस गैस सिलेंडर में आपके पास गैस है कितना, 64 यूनिट पहली बार। अब फर्स्ट टाइम आप वैक्यूम पंप लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार आपने उस गैस सिलेंडर में वैक्यूम पंप लगाया, कितना बाहर निकालेंगे 1/4, लेकिन किसका 1/4, 64 का। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64 इंटू 1/4, ये आपका कितना कट का जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपने गैस सिलेंडर में से 64 यूनिट में से आपने 1/4 बाहर निकाल लिया, तो आपके पास गैस सिलेंडर में बचा कितना, 16 बचा। अब दूसरी बार जब हम लोग पाइप लगाएंगे वैक्यूम पंप तो इसी 16 में से निकालेंगे 1/4 दोबारा। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम सेकेंड टाइम 16 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो उसके बाद थर्ड टाइम अब देखिए दूसरी बार जब आपने वैक्यूम पंप लगाया तो अब आपके पास सिलेंडर में कितना गैस बचा, 4 यूनिट बचा। अब जब तीसरी बार आप वैक्यूम पंप लगा के उसको बाहर निकालेंगे तो इसी को निकालेंगे ना, तो 4 में ही आप क्या निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे। तो बचा कितना आपके पास, 1 बच गया, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन के आ रहा है। इस सवाल को थोड़ा सा आप दोबारा इसे समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक गैस सिलेंडर था, उस गैस सिलेंडर में टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो था वो 64 यूनिट था। ठीक है, टोटल 64 यूनिट था। पहली बार 64 यूनिट उसमें भरा हुआ है। पहली बार आपने वैक्यूम पंप लगाया तो 64 का आपने 1/4 निकाला तो 16 अब उसमें बचा। दूसरी बार आपने वैक्यूम पंप लगाया तो 16 का आपने 1/4 निकाल लिया तो 4 बचा। तीसरी बार आपने वैक्यूम पंप लगाया तो 4 बचा था, तो 4 का आपने 1/4 निकाल लिया तो 1 यूनिट बचा। ठीक है, अब इससे हमारा एपी तैयार हुआ कि नहीं हुआ इसको थोड़ा सा पता करते हैं। ठीक है ना, चलिए जरा यहाँ पे देखिए तो ध्यान से कॉमन डिफरेंस पहले पता कीजिए। सबसे पहली बार कितना है आपके पास, पहली बार 64, पहली बार भरा हुआ 64 है। यहां पे आ जाइए थोड़ा सा, हियर पहली बार है आपके पास 64, उसके बाद कितना 16, उसके बाद कितना 4, उसके बाद 1। इसको आप आगे और निकालेंगे तो और आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपने यहां तक छोड़ दिया, आपके लिए इतना काफी है। तो बताइए क्या ये हमारा एक एपी को फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कभी भी बराबर है ही नहीं। आप यहाँ पे देखो 64 और 16 दोनों के बीच में गैप कितने का है, बहुत सारा गैप है। आप कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में कैसे निकालोगे, 16 में माइनस करो 64 को, कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 12 का है। इसमें कितने का है, 3 का है। तो क्या कॉमन डिफरेंस कभी भी बराबर है, बराबर नहीं। इट मीन्स तो गिवन सिचुएशन क्या हमारा एक एपी फॉर्म करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एपी फॉर्म कब करता है, जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं सेम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन सिचुएशन does not form an AP, because common difference is not same। ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। बस बन गया। चलिए अब आ जाइए आप थर्ड वाले में। थर्ड वाले में देखा जाए क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में आ रही है बात, तो आराम था, ये आसान है। थर्ड में देख लेते हैं क्या है। थर्ड में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट
costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब कि सपोज कीजिए कि आपको एक कुआं खोदना है, ठीक है। पहली बार आपने कुआं खोदा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरा ना मेरे सामने एक आदमी खड़ा है। उन्होंने कहा ना कि प्रिंस देखो, यदि तुम मेरे लिए कुआं खोदोगे ना, तो जब तुम पहली बार मेरे लिए कुआं खोदोगे तो हम तुमको ना 150 रुपया देंगे, 150 रुपीज देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही तुम 1 मीटर और खोद दोगे कुआं को, 50 रुपया और दे देंगे। एक बार और 1 मीटर और खोदोगे, फिर 50 रुपया देंगे। फिर 1 मीटर खोदोगे, फिर 50 रुपया देंगे। मतलब ये हो गया कि पहली बार हमको जब उन्होंने काम पे रखा, उन्होंने हमको काम दिया क्या, कुआं को खोदने का। हमने कुआं को खोदा, गड्ढा किया हमने, उन्होंने हमको कितना दिया, 150 रुपया दिया। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि 1 मीटर और खोद दो तो 50 रुपया और दे देंगे। यानी कि हर बार जब आप 1-1 मीटर कुआं को और खोदते चले जाइएगा, आपको 50-50 रुपया और मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, सिचुएशन समझ में आ गया क्या है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहली बार आपको कितना मिल रहा है, 150 रुपया पहली बार। तो फर्स्ट टाइम इक्वल्स टू ₹150। यानी कि जब आपने काम शुरू किया तो 150 रुपये का बात हुआ था कि आपको कुआं खोदना है, हम आपको 150 रुपया देंगे। लेकिन अब मालिक ने कहा कि नहीं, अब आप क्या करो, 1 मीटर कुआं को और खोद दो तो हम आपको 50 रुपया और दे देंगे। तो पहली बार में तो हमको 150 रुपया मिलेगा। अब फर्स्ट मीटर यानी कि 1 मीटर हम और खोदेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 150 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 50 रुपया और मिल जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड मीटर यानी कि मालिक ने कहा कि 1 मीटर और खोद दो, तो चलिए खोद देते हैं। तो हमको जो है ना ये 150 रुपया मिलेगा, प्लस ये भी 50 मिलेगा, प्लस 50 और मिल जाएगा। अब मालिक ने कहा कि 1 मीटर और खोद दो, चलिए हम तीसरा बार खोद दे रहे हैं। थर्ड मीटर, 3 मीटर, इसमें हमको ये शुरुआत का 150 तो मिलेगा, ये ऊपर का भी 50-50 मिलेगा। अब 50 रुपया और मिल जाएगा। 50 बार 3 क्यों ऐड किया हमने, 3 बार 50, क्योंकि 3 मीटर खोद रहे हैं। यहाँ पे 2 बार क्यों, क्योंकि 2 मीटर। यहाँ पे 1 बार क्यों, क्योंकि 1 मीटर। यहाँ पे 150 रुपया क्यों, क्योंकि शुरुआत में 150 रुपये का ही बात हुआ था। अब कोई दिक्कत इसमें। चल इसमें हमारा यदि कैलकुलेट हम लोग करें तो ये हमारा 150 आएगा, ये 200 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, ये हमारा 300 आ जाएगा। चलिए बताइए, क्या इसमें कुछ आपको कॉमन डिफरेंस कॉमन दिख रहा है, क्या हर जगह पे सेम दिख रहा है कॉमन डिफरेंस। कितने का कॉमन डिफरेंस, 50 रुपये का। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि गिवन सिचुएशन forms an AP because there is same common difference। ये गिवन सिचुएशन जो है ये एक एपी को फॉर्म करेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखिएगा कि सो एपी विल बी, तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, 150, 200, 250, 300 और आगे ही हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ। कोई डाउट इसमें, तो आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप इसका चौथे नंबर वाले में मिटा दे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसका सॉल्यूशन 4 देखिए क्या है। सॉल्यूशन 4 कहा गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का बात इसमें हुआ है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला बता देते हैं क्या होता है। मतलब कि यहाँ पे ना पहली बार चलो यहाँ पे ना आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल लीजिए आप, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपया पैसा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो हम अपने घर में ना रख के हम जाके बैंक में जमा कर दें। और आपको मालूम है जब हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं तो मेरे पैसे के ऊपर बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। मतलब कि यदि हम 10,000 रुपये जमा किए हैं और उसको हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद निकालने जाएंगे तो हमको 10,000 नहीं मिलेगा, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास 10,000 रुपया पैसा था, हम जाके बैंक में जमा कर दिए। बैंक मैनेजर ने कहा कि देखो देखो भाई प्रिंस, तुम अपना 10,000 रुपया हमको दे तो रहे हो, लेकिन हम तुमको क्या करेंगे, तुम्हारे इस 10,000 रुपया पे हर साल तुमको 8% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो अब बताइए क्या हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब अपना पैसा निकालने जाएंगे तो क्या हमको 10 का 10,000 ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा सिचुएशन कैसे बनेगा, ये देखिए। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बताइए कि पहली बार आपने जमा कितना किया, 10,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिपॉजिट आपने किया DEPO, डिपॉजिट आपने किया ₹10,000, ठीक है। अब हर साल आपको कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू रुपीज, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता था अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, P फॉर प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जो कि आपने तुरंत जमा किया है। तो हमने जमा कितना किया, 10,000। और यहाँ पे रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट आपको कितने % का मिल रहा है, तो वही आपका कितना था इसमें 8%, वो यहाँ पे लिखाएगा। और टाइम का मतलब है कि आप अपने पैसे को बैंक में कितने साल के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहली बार हमने बैंक में जमा किया 10,000, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसको 1 साल के बाद निकाले। तो 1 साल के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा उसको पता कर लेते हैं हम लोग। चलिए कैसे पता करेंगे, वैल्यू को पुट कीजिए बस। प्रिंसिपल मतलब यही 10,000 जो आपने पहले जमा किया, 1 प्लस रेट यानी कि 8/100 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब 1 साल, क्योंकि हम 1 ही साल के लिए भी रख रहे हैं तो टाइम हमारा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 108/100 पावर 1। यहाँ पे पावर 1 का कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो आपके सामने आएगा 108/100, 1020 क्या आ गया आपके पास 10800। इतना आपको मिलेगा पहले साल में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10800। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहली बार पैसा जमा किया 10,000 रुपया, 1 साल के बाद हम पैसे को निकालने गए बैंक, हमको मिल गया पहली बार जमा किया 10,000, 1 साल के बाद हम निकालने के लिए गए, हमको मिल गया 10,800 रुपया। मतलब मेरे पैसे पे कितना हमको एक्स्ट्रा मिल गया, 800 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिल गया। यह पहले साल में हुआ। अब थोड़ा सा दूसरे साल के लिए निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, 2 साल अपने पैसे को बैंक में रहने दिए हैं, 2 साल के बाद निकालने जा रहे हैं, देखते हैं 2 साल के बाद हमको कितना मिलेगा। चलिए फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस टाइम यहाँ पे आपने पहला साल लिया था, अब आप कितने साल के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे बस। चलिए निकालते हैं थोड़ा, देखिए तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, तो बस वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 8/100 टाइम अब हमारा 2 साल हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारा हो जाएगा 108/100 का पावर 2। यहाँ पे देखिए तो इसका पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि हम 108/100 इंटू 108/100 दो बार लिख सकते हैं, है ना। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 कट गया, केवल क्या बचा 108 गुने 108। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको थोड़ा, 108 108
0 0 0, एक का 8 बार 8 0 1, तो 4 6 1 1 1 6 6 4 1 1 6 6 4, यानी कि दूसरे साल में हमको पैसा इतना मिलेगा। उसी प्रकार से आप तीसरे साल के लिए भी निकाल सकते हैं, चौथे साल के लिए भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस टाइम आपका बार बार बदलता जाएगा। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, 2 साल आपने निकाल दिया, आपके पास 3 वैल्यू मिल गया ना, एक वैल्यू ए 2 3, पहली बार आपने जमा किया वो भी लेना है, पहले साल कितना आपको पैसा मिला वो, और दूसरे साल कितना पैसा मिला आपको वो। तो इन तीनों को देख के बताइए क्या तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 800 रुपए का। इसमें कितने का दिख रहा है, देख लेते हैं थोड़ा। 11664 में माइनस करो आप 10800 को, तो 4 6 8, यानी कि 864 का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है आपको, और यहाँ पे था 800 का। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो क्या ये गिवन सिचुएशन एक एपी को फॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे हियर, यहाँ पे आप लिखेंगे 10,000 10,800 11,000 11,664, और ये हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन सिचुएशन does not form an AP because common difference is not same, because common difference is not same। बस हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट का, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा ये तो हमारा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, बड़ा सिंपल था। ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, शॉर्ट में लिख देते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब शॉर्ट में SI, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। मेरे हिसाब से आपको कुछ याद आ गया होगा। ये होता था सिंपल इंटरेस्ट का PRT डिवाइडेड बाई 100, और ये हमारा फॉर्मूला होता था कंपाउंड इंटरेस्ट का। बस हो गया, लिख लीजिए इसको। तो ये गिवन सिचुएशन हमारा एक एपी को फॉर्म कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सेपरेट बात करेंगे, मिटाते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 से कुछ हम बनाएंगे, कुछ आपको बनाने के लिए हम देंगे, क्योंकि उसमें कुछ सवाल है जो कि थोड़ा आसान है, तो वो हम आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। ट्राई कीजिएगा एक बार। पहले सवाल नंबर 2 को आप पढ़ लीजिए आराम से। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि सवाल नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, तो आपको आगे का 4 टर्म निकालना है। चलिए इसमें ना पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा जो टफ है थोड़ा सा, मतलब कि पहला वाला तो और आसान है, लेकिन आपको तरीका बता देते हैं कैसे आप बनाइएगा। सॉल्यूशन 2 दूसरा का पहला आप देखो, फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी आपका 10 है। तो आपको केवल यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, आपको आगे का 4 टर्म निकालना है। अच्छा 4 टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एपी का जनरल फॉर्म। एपी का जनरल फॉर्म मालूम है क्या था? एपी का जनरल फॉर्म ये था, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D। आगे आप इसको और ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा एपी का जनरल फॉर्म था। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, समझिए।
आपसे कहा गया है 4 टर्म निकालने के लिए, वही कहा गया ना, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हाँ बिल्कुल, 4 टर्म कहा गया आपसे निकालने के लिए। तो 4 टर्म, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा। तो पहला तो हमारा ए होता है, तो पहला हमारा वही हो जाएगा 4 टर्म्स। 4 टर्म्स हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ओके, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब ए मतलब ए तो दिया हुआ है हमारा पहला 10, ए यानी कि 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, वो भी 10 है, ये तो और आसान हो गया। फिर 10 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना, वो भी 10 है, एंड ए यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10। ओके, इसको सॉल्व किया जाएगा, ये तो हमारा 10 आएगा, 10 और प्लस 10 20, और ये आपका 20 प्लस 10 30, एंड ये आपका हो जाएगा 30 और 10 40। बस हो गया 4 टर्म, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ये बड़ा आसान था। मतलब कि इसमें आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका दिया गया है, आपको एपी का जनरल फॉर्म मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर आप वैल्यू पुट कर दो, आपका बन जाएगा। चलिए, इसके लिए हम आपको दूसरा का पहला तो हमने बना दिया, दूसरा का तीसरा आपके ऊपर छोड़ते हैं, दूसरा का चौथा देख लीजिए। थोड़ा सा ये माइनस वाला भी है और फ्रैक्शन वाला भी है, थोड़ा सा आपको इसमें डाउट हो सकता है, तो हम ये बता देते हैं। दूसरा का चौथा वाला, इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया गया बताइए, एक मिनट। फर्स्ट टर्म है -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। 4 टर्म निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो 4 टर्म्स क्या होंगे, 4 टर्म देखिए, वही हमारा फॉर्मूला होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से, ए यानी कि पहला टर्म तो दिया हुआ है -1, कॉमा ए प्लस डी यानी कि -1 प्लस डी मतलब 1/2। ओके, उसके बाद ए यानी कि -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2 है। बस वैल्यू पुट करते जाइए, ए यानी कि -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, हमने बस वैल्यू पुट किया। आगे -1 का -1 लिखिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बताइए, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हमारा 2 आएगा। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 1 से 2 को डिवाइड करो, 2 इंटू 1 -2। ओके, फिर प्लस 2 से 2 को करोगे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा है, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा -1 प्लस ये वाला 1। पास समझ में आ रही है, ये -1 तो था ही हमारा, और ये प्लस यहाँ पे 1 बचा ना आगे, एंड यहाँ पे भी देख लीजिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कम कर लो, -1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। एक स्टेप और सॉल्व कीजिए आप, यहाँ पे आ जाइए, -1 कॉमा इसका कितना आएगा -1/2। बात समझ में आ रही है, मतलब कि आप इसको सिंपली माइनस करो, -2 में 1 को माइनस करो तो -1/2, और ये तो हमारा -1 और +1 0, एंड इसको कर लेते थोड़ा सा एलसीएम लेके, यहाँ पे भी हम लोग बाई 1 दे सकते हैं। एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 2, इसको आप करोगे 2 इंटू -1 यानी कि -2 + 3। ठीक है, चलिए अब इसको एक स्टेप और सॉल्व किया जा सकता है, तो -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0, एंड ये कितना आएगा 1/2। यही आपका अगला 4 टर्म हो गया, और ये हमारा -1 -1/2 0, और ये हमारा 1/2। बस यही आपका अगला 4 टर्म हो गया। और उसके बाद इसमें और हम कौन सा बता दें, चलिए एक पॉइंट वाला है वही बता देते हैं। 5वां नंबर इसका देख लीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है 1.25, कॉमन डिफरेंस कितना है 0.25। चलिए 4 टर्म निकालना है, 4 टर्म निकालते हैं।
फॉर्मूला लिख लीजिए ऊपर का, बड़ा सिंपल, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। निकालते हैं वैल्यू। ए यानी कि 1.25 कॉमा ए प्लस डी यानी कि 1.25 प्लस 0.25 कॉमा ए प्लस 2d यानी कि 1.25 प्लस 2 इंटू डी मतलब 0.25 एंड ए यानी कि 1.25 प्लस 3 इंटू डी का मतलब 0.25। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा पॉइंट वाला है तो आराम से और सावधानी से कीजिएगा। तो 1.25 यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। चलिए प्लस आप करोगे, पॉइंट वाला है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, कर लीजिए, इसमें सर मारने वाली बात नहीं। पॉइंट वाला में दिक्कत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 10 की जरूरत में 1 2 2 4 1 5 और ये हमारा 1, हाँ 1.50 कॉमा यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.25 प्लस ये हमारा 0.25 को आप 2 से करोगे तो 5 दूना 10 की 0, हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 0 1 2 1 2 यानी कि 0.50। हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 25 दूने 50 होता है। एंड 1.25 प्लस ये हमारा 0.75 आना चाहिए। 15 की 5 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7 यानी कि 0.75। पॉइंट वाले में ना कई बार मेरा अंदाजा सही हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ना इसमें डाउट लगा रहता है, क्योंकि पॉइंट वाला बड़ा खतरनाक होता है, तो इसमें बहुत दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा इसको आप संभल के सॉल्व कीजिएगा। तो 1.25 हमारा पहला होगा, दूसरा हो जाएगा 1.50, तीसरा हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 0 5 5 और 2 7.0 और 1.75, ठीक है। एंड लास्ट वाला देख लो, 5 5 10 का 0 हाथ में 1 7 2 9 1 10 की 0 हाथ में 1 2 2.00 बिल्कुल सही हो गया। 4 टर्म आपका निकल गया, 1 2 3 4। अच्छा, ये जो 4 टर्म आपका निकला है इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 0.25, यहाँ पे आ गया 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला बन गया। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। इसमें से होमवर्क आपको कौन कौन सा दिया हमने? होमवर्क दिया हमने सेकेंड एंड थर्ड, हाँ सेकेंड एंड थर्ड हमने आपको होमवर्क दिया। आसान है, इसको आप बनाइएगा, ये आपके लिए HW है। सारा सवाल नहीं बनाएंगे, जो आसान होगा वो आपके ऊपर छोड़ देंगे, जो थोड़ा सा टफ होगा वो हम बना देंगे। मिटा दे इसको। चलिए अब आ जाइए आप थर्ड नंबर वाले में। ओह ये तो मिट गया, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड देखिए क्या है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसमें ना आपको एपी दिया गया है, एपी दिया गया है और एपी दिया गया है तो एपी का आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकलना है। फर्स्ट टर्म तो लिख सकते हैं बड़ा आराम से, क्योंकि सभी में फर्स्ट टर्म दिया गया है। पहले में फर्स्ट टर्म 3 है, दूसरे में फर्स्ट टर्म -5 है, तीसरे में फर्स्ट टर्म 1/3 है, चौथे में फर्स्ट टर्म 0.6 है। तो पहला तो पॉइंट आपका निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस का बात है, चलिए तो कॉमन डिफरेंस भी आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, हर बार ऐसे करना आपको। चलिए ये भी आप कर लीजिएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं, चलो फ्रैक्शन वाला बता देते हैं, यानी कि थर्ड नंबर, इसका हम आपको थर्ड नंबर बता देते हैं। बताइए तो एपी क्या है? 1/3 है, हाँ 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें यदि फर्स्ट टर्म का बात करें
तो फर्स्ट टर्म तो आपका इसमें क्या हो गया, 1/3 हो गया। कॉमन डिफरेंस यदि आपसे पूछा जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, A2 में A1 को माइनस करोगे तो A2 हमारा इसमें कौन है 5/3, माइनस करोगे 1/3 को, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 आपका एलसीएम आएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया बस। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लास्ट में हैंस A इक्वल्स टू 1/3 कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 4/3, ये आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, तो तीसरा वाला हमने बना दिया, चलो चौथा भी बना देते हैं। पॉइंट वाला है लेकिन आराम से बनाइएगा। चौथा वाला बताइए जरा क्या इतना है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये आपका एपी दिया गया इसमें। अच्छा, इसमें डॉट डॉट भी था आगे, इसमें तो आराम से लिख सकते हैं आप। फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस आप क्या निकालोगे, इसमें इसको माइनस कर दो, यानी कि 1.7 में माइनस करिए 0.6 को, कर लीजिए 1.7 0.6 यानी कि 1.1, सही है ना, 1.1 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हैंस A इक्वल्स टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 1.1, यही आपका आंसर हो गया। तो थर्ड नंबर उतना कुछ खास हमको लगा नहीं। अब फोर्थ नंबर पे आ जाए, फोर्थ नंबर पे आते हैं, ये सब बड़ा आसान सवाल था। सॉल्यूशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और 4 में भी 15 सवाल हैं टोटल। थोड़ा सा इसमें जो टफ होगा वो हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले तो ये समझिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि सबसे पहले आपको पता करना है कि इन सारे 15 एपी आपको दिए गए हैं, इन 15 एपी में से आपका कौन कौन सा एपी है, पहले आप ये पता करो। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एक एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो जो एपी हमारा होगा, पहले आप एपी कैसे पता करेंगे, एपी वो है कि नहीं है, 2-3 बार आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, बीच बीच में 2-3 बार कॉमन डिफरेंस निकाल लो। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर वक्त तो वो हमारा एक एपी है, और यदि एपी है तो उसका आप कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ और फिर अगला 3 टर्म और लिख के दिखाओ। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, चलिए इसमें हम आपको बताते हैं चौथा का दूसरा बताते हैं, जो टफ है थोड़ा सा वो बता देते हैं, टफ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा आपके हिसाब से वो। तो चौथा का दूसरा क्या कहता है बताइए जरा, 2 है, फिर उसके बाद 3, 7/2, ये एक एपी आपके पास दिया गया है। चल एपी अभी है, ये आपको कंफर्म नहीं मालूम है, मतलब कि ये एक नंबर दिया हुआ है सीरीज में, आपको बताना ये एक एपी है कि नहीं है। तो चलिए एपी हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो, चलो इसके बीच में 5/2 माइनस आप 2 कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो एलसीएम हमारा 2 आएगा, तो 5 - 2 तो 2 जा 4, यानी कि 1/2 हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आया। हमने इन दोनों के बीच में निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। 3 में माइनस कीजिए 5/2 को, यहाँ भी 1 दे सकते हैं हम लोग, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 3 2 जा 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/2। देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें भी 1/2 1/2 सेम है कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स ये हमारा एक एपी है, बिल्कुल एपी है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि हैंस हियर, ऐसे लिखिए हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है तो हैंस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये हमारा एक एपी है, ठीक है। एपी है तो अब आपको इसमें क्या निकालना था, 2 चीज, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो आपने निकाल ही दिया, तो यहाँ पे लिखेगा नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 1/2। 3 और टर्म पूछा गया था आपसे, तो 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो एपी दिया गया है 1 2 3 4, अगला 3 और आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस आपने निकाला 1/2 1/2 आ गया, इसका मतलब ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। उसके बाद से दो चीज पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया यहाँ पे। अब कहा गया अगला 3 टर्म और निकालो, तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। निकालना आपको कौन सा है? 5 6 7। तो पांचवें टर्म के लिए हमारा क्या होगा? देखिए A5 का वैल्यू क्या होगा? A5 का मतलब पांचवा टर्म, और पांचवा टर्म का हमारा एपी के जनरल फॉर्म में बताइए क्या होता था फॉर्मूला। और हमने कल बताया था आपको, जिसके बारे में पूछे उससे बस एक कम कर दो, A+4D। तो A+4D नहीं मालूम, नहीं यदि विश्वास ना हो तो आप यहाँ पे देख लो। जनरल फॉर्म क्या था? जनरल फॉर्म था A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, यही होता है ना। तो हम निकाल किसका रहे हैं? पांचवें वाले का। तो पांचवा वाला देखो तो क्या A+4D था? 1 2 3 4 5, बिल्कुल A+4D है। तो यहाँ पे ना बार बार आपको ये करके नहीं देखना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लेता है ये। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सिंपली आपसे पांचवा टर्म पूछा गया, उसका फॉर्मूला पूछा गया पांचवें टर्म का, तो सिंपली आप क्या करो? पांचवें से एक बस माइनस कर दो, तो A+4D। आठवें का पूछेगा तो A+7D, नौवां का पूछेगा तो A+8D, यानी कि एक हमेशा कम कर देना है। तो इसको अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो A यानी कि A आपको दिया वहां पे 2 फर्स्ट टर्म, प्लस 4 इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस आपने 1/2 निकाला। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस इसको आप काट लेंगे, 2 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके सही है ना? 4 इंटू 2 + 2 4, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार से आप A6 का निकाल लो। A6 का फॉर्मूला हाँ A+5D। तो A हमको दिया हुआ फर्स्ट टर्म 2 + 5 इंटू 1/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 5/2, आप इसको ऐसे भी कर लो डायरेक्ट, जैसे 2 + 5 को आधा कर दो, 2.5 कितना? 4.5 नॉर्मल। इसी प्रकार से अब A7 का निकाल लो। A7 का हो जाएगा A+6D, तो 2 + 6 इंटू 1/2, यहाँ पे हमारा कट जाएगा 3 बार में, कितना आ जाएगा? 2 + 3 = 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस सभी में कितने का है? आधा आधा का है, 0.5 का। इसीलिए 4 आया, 4.5 आया और ये हमारा 5 आ गया। बस निकल गया। आगे बढ़ते हैं फिर, मिटा इसको। तो चौथा का दूसरा हमने बताया और आगे बताते हैं। तो इसमें आपको पहले पता ये करना है कि ये एक एपी है कि नहीं है, और एपी है कि नहीं है ये पता हमारा चलेगा कॉमन डिफरेंस से। 2-3 बार कॉमन डिफरेंस आप निकाल के देख लो, यदि बराबर आ रहा है इट मीन्स वो हमारा एक एपी है। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो फिर वो हमारा एक एपी नहीं होगा। चलिए इसमें और हमको कौन सा बता देना चाहिए आप लोगों को? इसमें हम चलो एक बता देते हैं आपको, रूट वाला 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। रूट वाला बताते हैं। 5 नंबर किसका 5 है? 4 का 5। इसमें आपका एक एपी दिया गया है 3, 3 + √2, उसके बाद 3 + 2√2, 3 + 3√2, उसके बाद ये डॉट डॉट ऐसे करके आगे दिया गया है। चलिए ये आपका सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत आसान भी है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले पता करना है एक एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आप इसमें निकालोगे तो आपके सामने आएगा 3 + √2 में आप क्या माइनस करो? 3 को, क्योंकि हम लोग आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आप जरा देखो, ये 3 आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, दोनों क्या हो गया? कैंसिल। √2 हमारा वैल्यू आया। आगे बढ़ते हैं। अब आप इन दोनों के बीच में निकाल लो कॉमन डिफरेंस। तो इसमें माइनस करोगे किसको? इसको। तो 3 + 2√2 में आप माइनस करेंगे। अच्छा हाँ, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट है, तो ब्रैकेट में आपको लेना पड़ेगा ये चीज, 3 + √2। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा।
तो यहाँ पे हमारा 3 + 2√2 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे आप ये भी देख लो, ये आपका सॉरी 3 आपका माइनस में या आपका प्लस में, कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जरा देखिए तो ध्यान से, आपके पास यहाँ पे √2 कितने बार है, 2 बार है, यहाँ पे √2 मात्र एक बार है, तो माइनस करेंगे तो एक ही बार बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास केवल √2 आएगा। जरा देखो तो ध्यान से, ये भी कॉमन डिफरेंस √2 आया, ये भी कॉमन डिफरेंस √2 आया। इट मीन्स क्या ये हमारा एक एपी है, बिल्कुल एपी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी, इसीलिए ये एक हमारा एपी है। नाउ अब आपसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो आपने निकाल ही दिया √2, और 3 मोर टर्म्स पूछा गया है, 3 मोर टर्म्स, तो 3 अगला टर्म हमारा क्या होगा। अच्छा 3 अगला टर्म ना आप एपी के जनरल फॉर्म पे फॉर्मूला पे पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। बताइए, आपका 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, तो अगला क्या होना चाहिए, बिल्कुल, तो अगला ये 1 2 3 4, तो पांचवा क्या होगा, A5 हमारा 3 + 4√2 हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, 3 + 5√2 हो जाएगा, और A7 हमारा हो जाएगा 3 + 6√2। आप इसको वैल्यू पे भी पुट करके देखिएगा ना तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। मान लीजिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका A5 है, इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा A5 का, A + 4D। आप इस पे पुट करके देख लो, आपका लगभग नहीं बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो कई बार हम लोगों को ना इसके अकॉर्डिंग देख के भी आराम से हम लोग डायरेक्टली भी बता सकते हैं, और यदि मान लीजिए डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं, आप दिक्कत हो रहा है, तो आप फॉर्मूला पे पुट करके देख लो। ठीक है, तो ये आपका बन गया। चलिए पांचवा बता दिया हमने, इसके बाद हम आपको बता देते हैं, और पेज पलटिए इधर, तो थोड़ा सा आसान है, फ्रैक्शन वाला है, माइनस वाला है, आप इसको कीजिएगा, डाउट आए तो क्लास में आके पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं 10 नंबर, 10 नंबर बता देते हैं। आसान है लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें वेरिएबल दे दिया है तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन है नहीं हार्ड उतना, लेकिन देखा जाए क्या है। फिर भी 10 नंबर देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया, एपी A 2A 3A 4A है ना, हाँ ये। चल देखते हैं पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के, तो 2A में आप माइनस करोगे A को तो आपके पास आएगा A, 3A में माइनस करोगे 2A को, यहाँ भी आपका A आएगा, उसके बाद 4A में माइनस करोगे 3A को, यहाँ भी A आएगा। तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हेंस इट इज एन एपी, इसीलिए ये एक हमारा एपी है। नाउ अब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया था और 3 टर्म पूछा गया था, तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे ए है, और 3 मोर टर्म्स, 3 अगला टर्म हमारा क्या हो सकता है, आप इसके वैल्यू पे भी पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप लॉजिकली भी इसको बता सकते हैं। बताइए 1 2 3 4, तो पांचवा क्या होना चाहिए, A5 A6 और A7, क्या होना चाहिए 5A 6A और ये हमारा 7 है, बस निकल गया। ओके, तो हमने आपको 10 नंबर बता दिया। 10 के बाद अब आ जाइए आप 11 पे, बिल्कुल 11 पे आ जाइए। 11 पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, तो हम यहाँ पे आपको 11 वाला भी बता देते हैं। 11 में क्या है बताइए जरा, A है, उसके बाद जरा बताइए A² है, उसके बाद A³ है, उसके बाद A का पावर 4 है, सही है। चलिए पहले कॉमन डिफरेंस आप निकालो इसका बाहर, A² में माइनस करोगे आप A को, बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बताइए, बिल्कुल क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, A² है A है, दोनों में से A कॉमन लो, बाहर निकाल सकते हो, तो A आपने कॉमन बाहर निकाला, क्या बचा
a माइनस 1, यही कर सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारा क्या निकला, कॉमन डिफरेंस निकला। उसी प्रकार से आप और क्या करोगे, a क्यूब में माइनस करोगे a स्क्वायर को। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो आप बाहर क्या निकाल सकते हो, a स्क्वायर, बचेगा क्या, a माइनस 1, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस निकला। और एक बार और निकाल के देख लेते हैं, a का पावर 4 माइनस a क्यूब, इसमें आपके पास 4 है, यहाँ पे 3 है, तो a क्यूब को आप बाहर निकालोगे तो a माइनस 1 बचेगा आपका। अब यहाँ पे देखो, क्या कॉमन डिफरेंस हर बार आपका सेम है क्या, नहीं, सेम कहाँ है, अंदर वाला a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, इसको देख के नहीं बोलना है, बल्कि आप यहाँ पे भी देखो, a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, हर बार कॉमन डिफरेंस आपका अलग अलग आया है, तो क्या ये हमारा एक एपी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एन एपी, इसीलिए ये है कि हमारा एपी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं एक 12 नंबर बता देते हैं। 12 जैसा ही हमारा 13 है उसको आप बना लीजिएगा, 13 नंबर आप बना लीजिएगा, 12 हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए 12 में एपी क्या है पहले ये बता दिए आपको, √2 √8 या 18, √8 √18 और कुछ √32, इस तरह का इसमें दिया गया है। ठीक है, चलो रूट वाला सवाल है कैसे बनाएंगे, इसका सबसे पहले बढ़िया तरीका आपका ये है कि रूट से पहले आप इसको बाहर निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन करके। देखिए √2 का तो √2 ही रहता है, √8 का क्या होता है, 2√2 होता है। कैसे मालूम चला आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना, 2 से करोगे 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, इसका तो पेयर बन गया, इसका बना नहीं बना, तो जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको रूट के अंदर रखते हैं, तो 2√2 हो गया इसका। आगे बढ़िए, फिर √18 का कर लेते हैं, 18 का यहाँ पे बगल में 2 से करोगे 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, इसका पेयर बना 3 का, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ओके, और 32 का कर लीजिए, इसका करोगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो 2 2 जा 4√2, 4√2। ये तो बेसिक सा चीज मालूम था ना आपको, इसमें कोई दिक्कत है, तो ये हमने बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने इसको बाहर निकाल लिया। चलिए अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। आप क्या करोगे, 2√2 में माइनस करोगे √2 को, यानी कि इसमें इसको माइनस करो, फिर इसमें इसको माइनस कर देंगे, फिर इसमें इसको माइनस कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे √2 आपके पास 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो आंसर क्या आएगा, केवल √2। उसके बाद 3√2 में माइनस करो 2√2 को, क्या आएगा, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे भी √2 आएगा। उसी प्रकार से 4√2 में माइनस करो 3√2 को, यहाँ भी √2 आएगा। तो हर बार कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि √2 √2 √2 आ रहा है, तो हमारा ये एक एपी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये हमारा एक एपी है। ओके, आगे बढ़े। तो 12 हमने बता दिया, 13 इसी प्रकार का है, आप बना लीजिएगा। 13 के बाद अब आ जाइए आप एक 14 पे, 14 स्क्वायर वाला है, लेकिन है बड़ा आसान, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल नंबर कौन सा था, 14। बताइए क्या है 14 में, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आपका एक एपी दिया गया है, इसको आप पहले सॉल्व कर लो।
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25, 7 का 49। चलिए एपी निकालते हैं पहले, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या ये हमारा एक एपी है कि नहीं। तो 9 में माइनस करोगे 1 आएगा 8, उसके बाद 25 में माइनस करोगे 9 कितना आएगा 14, सॉरी 16, 4, 20, 5, 25, बिल्कुल 16। यहीं से साफ दिख रहा है ना आपको, एक मिनट और कर लेते हैं थोड़ा। 49 में माइनस करोगे 25 को, तो 9 में 5 गया 4, ये हमारा 24, सही है ना। हाँ सही है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है। 9 में 1 माइनस क्या 8, 25 में 9 16, 49 में 25 24। क्या ये कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है क्या? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इट मीन्स ये क्या एक एपी है? बिल्कुल एपी आपका नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हैंस इट इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो ये हमारा एक एपी नहीं है। ओके, तो 14 हमने बता दिया, 15 इसी प्रकार का है, आप इसको बनाइएगा। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 5.1 आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो होगा हमारा एक्सरसाइज 5.2 के लिए, और टॉपिक होगा हमारा कल का nth टर्म ऑफ एन एपी। इसी एक सिंगल टॉपिक से हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।